Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है थियोरेटिकली। न्यूमेरिकल्स कुछ हैं थोड़े बहुत, इसमें बहुत छोटा चैप्टर है, तो कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं वो इस चैप्टर के थियरी के फिनिश होने के बाद करेंगे, जो इसी लेक्चर में फिनिश हो जाएगी। अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो EM वेव्स के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल फिनोमेना हैं EM वेव से रिलेटेड, उन कुछ प्रैक्टिकल फिनोमेना के बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सब जानते हैं इसके बारे में, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे वर्क करता है वो हमें थोड़ा देखना है यहाँ पे। तो पहले मैं जो फिनोमेना है उनको तो मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इसके पॉइंट्स में मैं लिखवाऊँगा यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है फॉर विजिबल लाइट। हमें वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, लेकिन वो विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। जब हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेंज के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। और जब हम ह्यूमंस बोलते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, तो हम उसे विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं, क्योंकि हम विजिबल लाइट में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी फ्रिक्वेंसी के लिए भी ट्रांसपेरेंट होगी, वो बाकी फ्रिक्वेंसी के लिए ओपेक हो सकती है। तो ग्लास हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है विजुअल लाइट के लिए, लेकिन अगर हम उसे और किसी रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उस कैमरे से देखेंगे, तो वो हमें विजिबल दिखाई देगा, ओपेक दिखाई देगा। उसी टाइप से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो है। एटमॉस्फेयर इंफ्रारेड के लिए कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो उसके लिए काइंड ऑफ ओपेक है। और इसका मतलब ये है कि वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और वही बेसिस है इस थ्योरी का। जो सन से रेडिएशन आती है, उसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, वो दिन के टाइम पे ऑब्जेक्ट्स को, एटमॉस्फेयर को, ओशन को, इन सारी चीज़ों को गर्म कर देती है। साथ साथ जो है एटमॉस्फेयर में कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये सारी चीज़ें इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अगर कोई भी चीज़ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, तो बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट वो उसको एमिट भी करेगी, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो उसको एब्जॉर्ब करती है, दूसरे टेम्परेचर डाउन होने पर वो उसको एमिट करती है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो नाइट में इस रेडिएशन को एमिट करते हैं। जब उन्हें एमिट करने का चांस मिलता है, वो उसको एमिट करने लगते हैं, और वो सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो वो सारी रेडिएशन, उसमें से बहुत सारी रेडिएशन नीचे ग्राउंड की तरफ आती है, और ग्राउंड को अगेन गर्म करती है। इस वजह से नाइट का टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत ज़रूरी इफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नाइट का टेम्परेचर बिलो ज़ीरो चला जाएगा, और बहुत हार्श सिचुएशंस आ जाएंगी। तो एक लिमिट में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है बहुत नेसेसरी होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा, तो हीट ज़्यादा ट्रैप होगी लोअर एटमॉस्फेयर में, तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करने लगेगा, जो कि अभी करंटली हो रहा है। और वो भी डेंजरस सिचुएशन होगी, क्योंकि उस टाइम पर हीट इतनी ज़्यादा होगी कि सर्वाइवल फिर से अगेन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मुश्किल तब भी हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से। ये इसका बेसिक प्रोसेस है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पॉइंट्स में मैं समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ's atmosphere is transparent to visible light, but not for infrared completely, and our sun produces huge amount of infrared radiation. सो वहाँ से वो रेडिएशन आती हैं, और वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होंगी, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसके लिए। सो इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, इंफ्रारेड रेडिएशन coming from sun, infrared radiation coming from sun are absorbed in the atmosphere, are absorbed in the atmosphere, full stop. These radiations जिसको हम बेसिकली इंफ्रारेड को हीट बोलते हैं, तो हीट रेडिएशन are absorbed by some
molecules like some molecules like water vapor यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एट्सेट्रा। तो ये जो ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल्स जिन्हें बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जिन्हें बोलते हैं, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब बाय दीज मॉलिक्यूल्स एंड री एमिटेड to the surface of earth, or these are present around the lower atmosphere, so this heat is trapped around this region near the surface of earth, full stop. This process is known as greenhouse effect. अगर ये नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे। These effects keep the earth warm during night time, so it is very necessary, so it is mandatory to sustain life on earth, complex life on earth. अदरवाइज टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइप सारी लाइफ नहीं ख़त्म होगी, कुछ लाइफ बचेगी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स और जो हमें लाइफ दिखती है एनिमल वर्ल्ड में वो नहीं होगी, इंक्लूडिंग अस। और लास्ट पॉइंट इज़ कि ये एक लिमिट में अच्छा है, लेकिन करेंटली दिस इफेक्ट इज़ causing problems as climate change due to the excess presence of these greenhouse gases in the atmosphere, and it is causing exponential increase in temperature, increase in average temperature of earth year by year, full stop. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट था, इसके बारे में सारी ब्रीफ है, सारा बता दिया मैंने। नेक्स्ट फिनोमेना इज़ रेडियो एंड टेलीविज़न रिसेप्टर्स या कम्युनिकेशन, बेसिकली वो कैसे होता है, मैं उसके बारे में बात करनी है। रेडियो एंड टेलीविज़न रिसेप्टर्स, तो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ उसके बारे में। जैसे मैंने एंटीना के बारे में जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, एंटीना रिसीवर का काम करता है रेडियो वेव्स के लिए, और रेडियो टेलीविज़न ये कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं ऑब्वियसली। कुछ टाइप की कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स भी यूज़ होती हैं जब सैटेलाइट का उसमें रोल प्ले आ जाता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ रेडियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेडियो रिसीवर्स एंटीनाज होते हैं। एंटीनाज बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ एक कंडक्टर का पार्ट होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टिव रॉड होती है, ठीक है। वो कैसे काम करती है, वो ईएम प्रोडक्शन, रेडियो वेव्स का जो प्रोडक्शन है उसका जस्ट उल्टा होता है। रेडियो वेव्स के प्रोडक्शन में क्या होता है, जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करा जाता है, एक सर्किट लिया जाता है, सर्किट में
चार्ज को ऑसिलेट करा जाता है, उस चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे एलसी ऑसिलेटर में। इसका उल्टा अब यहाँ पे इनके रिसीवर के लिए करा जाता है। रेडियो वेव्स आती हैं, उनके सामने वो कंडक्टर रखा जाता है जिसे हम एंटीना बोलते हैं। रेडियो वेव्स उस कंडक्टर के साथ जब रेजोनेंस में मैच कर जाती हैं तो उस अपनी एनर्जी को उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती हैं। वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की वजह से वहाँ पे एक एसी जनरेट होती है और उस एसी को हम डिटेक्ट करके, मेज़र करके उस सिग्नल को, रेडियो वेव्स के सिग्नल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसको इसके लिए वर्ड यूज़ किया था ट्रांसड्यूसर। उसको हम बेसिकली डी कोडिफाई कर देते हैं, उसको डी कोडिफाई कर देते हैं और वो सिग्नल से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वह मिल जाती है। वो इन्फॉर्मेशन ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में होती है रेडियो टेलीविज़न के रिसेप्टर्स के लिए, तो वहाँ पे हम उसको डिकोडिफाई कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। तो पहले तो इनकोड किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, जहाँ से उसको एमिट किया जा रहा है सिग्नल को, और फिर जहाँ पे रिसीवर्स है वहाँ पे रिसीवर पे रिसीव करके और जो इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से एसी बन रही है उसको डिकोडिफाई करके उस सिग्नल को हम अब देख सकते हैं रेडियो पर या स्पीकर्स पर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर। ओके, अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, रेडियो एंड टेलीविज़न receivers, these are basically antennas, work opposite to the process of EM wave production, या specifically radio waves production, radio waves production, full stop. In this radio waves falling on antenna, which is a conductor, basically antenna conductor, make the electrons present in that conductor to oscillate, hence create an AC. Frequency of this AC is adjusted by adjusting the value of capacitance C in the receiver to have resonance frequency, which is omega naught equals to 1 upon under root L into C. ठीक है, hence creating maximum oscillation current, यानी AC current, oscillation current in the inductor, which is in the inductor part of the receiver, which then which is then processed by equipments and the signal is finally detected.
एंड डिकोडेड। तो ये प्रोसेस है ऑफ द डिटेक्शन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, जो कि मोस्टली रेडियो वेव्स के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस फिनोमेना, नेक्स्ट टॉपिक फॉर EM वेव्स इज़ बहुत फेमस एक डिवाइस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं किचन में, माइक्रोवेव अवन। उसके अंदर क्या होता है वो देखना है, माइक्रोवेव अवन। ओके, तो माइक्रोवेव अवन का प्रिंसिपल बहुत सेम है। बॉक्स के अंदर एक माइक्रोवेव जनरेटर होता है, उसके अंदर हम फूड रखते हैं जिसको हमें गर्म करना है। माइक्रोवेव जनरेटर माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करता है, वो माइक्रोवेव्स फूड में से पास होती हैं, फूड को पेनिट्रेट करती हैं, और फूड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो वो पार्शियली बाइपोलर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव उनका जो चार्जेस हैं वो दो साइड्स में कंसनट्रेटेड होता है। तो उसमें पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, बाइपोलर होते हैं बेसिकली। तो उनका एक मूवमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर जो इलेक्ट्रिक पार्ट है माइक्रोवेव की EM वेव का, वो उस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो जो वाटर मॉलिक्यूल है उन पर फोर्स की वजह से वो ऑसिलेट करने लगते हैं, और उनके ऑसिलेशन से उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो काइनेटिक एनर्जी पूरे फूड की हीट को प्रोड्यूस करने में, हीट को बढ़ाने में यूज़ होती है। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं हमें फील नहीं होता ऐसा, लेकिन उनमें बहुत हाई अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन जो है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, उसकी हीट पूरे फूड को गर्म कर देती है। तो इस तरह से माइक्रोवेव ओवन काम करता है। इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, microwave enters into food in microwave oven chamber and transfer energy to food, and mostly electric field part of energy is transferred to water molecules of the food, present in the food, water molecules present in the food item, full stop. Second part, because water molecules are electric dipoles, यानी उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साइड बाय साइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, molecules are electric dipoles. The electric energy is absorbed by water molecules, and they start oscillating, hence increasing the kinetic energy, which is basically heat of the food. ठीक है, तो ये माइक्रोवेव ओवन का प्रोसेस है। एक और फिनोमेना के बारे में मैं बता देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं इसके बारे में। रेडार कैसे वर्क करता है। तो मैं रेडार कई टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो आपने एक स्पीडोमीटर गन देखी होंगी जो ट्रैफिक पुलिस के पास होती हैं, जिसको पॉइंट आउट करके चीज़ों की स्पीड बताते हैं। ऐसे ही रेडार काम करता है। तो रेडार काम करता है डॉपलर इफेक्ट पर। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा इसे, मैं बस फिनोमेना समझा दे रहा हूँ। तो बेसिक फिनोमेना डॉपलर इफेक्ट का है। और डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर और एमिटर जो रेडियो वेव को जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट कर रहा है और दूसरा जो उसे डिटेक्ट कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर और एमिटर हैं जब वो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं तब जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो चेंज हो जाती है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ के चेंज को हम कैलकुलेट करके वहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से वो रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। अगर दोनों पास आते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है, अगर दोनों दूर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। ये बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना होता है। इसको यूज़ करके हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड एमिटर। तो कोई प्लेन कितनी स्पीड से जा रहा है उसकी कैलकुलेशन इस चीज़ से हो सकती है, या कोई सबमरीन कितनी स्पीड से जा रही है, कहाँ पर पोजीशन है उसकी, ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। और इसी सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं जो स्पीडोमीटर गन होती हैं जो ट्रैफिक पुलिस यूज़ करती है हाईवे पर कार्स की, बाइक्स की स्पीड पता करने में, वहाँ पर भी सेम चीज़ यूज़ होती है। सेम डॉपलर इफेक्ट फिनोमेना यूज़ होता है यहाँ पर भी।